कांग्रेस में क्या कमी? पीके ने फिर ये बात कही। संगठन, नेता, कार्यकर्ता सब पार्टी के पास, फिर भी बीजेपी से खाते हैं मात। कहने को देश भर में कांग्रेस के कार्यालय हैं, देश भर में उनके पास कार्यकर्ता और नेता भी हैं, लेकिन कितने राज्यों में उसकी सरकार है? जब ये सवाल पूछा जाता है तो पार्टी के परफॉर्मेंस पर सवाल उठने लगते हैं। फिर बीजेपी की ताकत और कांग्रेस की ताकत की तुलना होने लगती है। एक बार फिर इस चर्चा को हवा दी है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। वही प्रशांत किशोर जिन्होंने हाल ही में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। वही प्रशांत किशोर जिसके कांग्रेस में शामिल होने की खूब अटकलें भी थीं। भारतीय राजनीति में कई दशकों तक बीजेपी का दबदबा रहेगा और मोदी युग के अंत का इंतजार करना कांग्रेस नेता की बड़ी भूल होगी। जिस तरह 40 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता का केंद्र रही, उसी तरह बीजेपी भी देश के सत्ता का केंद्र बनी रहेगी। राहुल गांधी भ्रम में है कि बीजेपी केवल मोदी लहर तक ही सत्ता में रहने वाली है। प्रशांत किशोर ने ये बात गोवा में तृणमूल कांग्रेस के एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान कही, लेकिन इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। मध्य प्रदेश में भी चर्चा गर्म है। वैसे प्रशांत किशोर कांग्रेस संगठन की ओर इशारा करते दिखाई दे रहे हैं। एक दिन पहले ही बंसल न्यूज पर जब पूर्व सीएम और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने संगठन से जुड़े सवाल का जवाब दिया था तो उनका क्या मानना था, पहले इसे देखिए। क्या बाई इलेक्शंस के बाद आप पुनर्गठन करेंगे एक पीसीसी का पूरे तरीके से? अगर आवश्यकता पड़ी। देखिए, पुनर्गठन ऊपर से नहीं होता, पुनर्गठन नीचे से होता है, ये हमें समझना है। वैसे तो कमलनाथ का ये बयान प्रशांत किशोर के बयान से पहले का है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के सबसे ज्यादा अनुभवी नेता के बयान को अगर प्रतिक्रिया भी माने तो यही कहा जाएगा कि पीके की सोच और कांग्रेस की कार्यशैली अलग अलग है। वैसे एमपी कांग्रेस और बीजेपी में क्या हलचल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, गरीब का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी ने एक पद्धति का विकास इतने सालों में किया है, तो ये यहाँ नेचुरली प्रोसेस है कि लोगों को ऊपर लाना। लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या है, एक परिवार तक वो सीमित हैं, और जिसके कारण से कांग्रेस देश के अंदर अस्तित्व खो रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहें या कोई कहें, ये तो नेचुरली है। एक परिवार चलाएगा तो अंत में क्या होगा, जो कांग्रेस का हो रहा है वही होगा। देखिए, पीके एक चुनाव और मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं। पहले भी मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने चुनाव मैनेज किए हैं। फिर अभी बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए चुनाव होगी। अब गोवा में कहीं न कहीं और किसी दूसरे या तीसरे का चुनाव मैनेज कर रहे होंगे, तो जो जैसा उनको फीट करता है उसके हिसाब से बोलते रहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रशांत किशोर के बयान से दो बातें झलक रही हैं। पहला, उनके बयान में सुझाव है। दूसरा, वो कांग्रेस से कई मुद्दों पर असहमत भी है। तो क्या इसलिए अभी तक वो कांग्रेस में नहीं जा पाए? क्योंकि राहुल प्रियंका से मुलाकात के बाद उनके कांग्रेस में शामिल होने की खूब अटकलें थी। अब बात कांग्रेस की कमजोर नब्ज की, जिस पर पीके सबका ध्यान खींच रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। कई नेता कार्यकर्ता पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे हालात दिख चुके हैं। कई बार बदलाव की मांग उठी, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। यहाँ वो जरूर बदल गया जो इंतजार नहीं कर सका। तो क्या कांग्रेस सिर्फ वक्त के भरोसे है? क्या पार्टी के लिए वक्त बदलेगा या पार्टी को बदलना होगा? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है वक्त भरोसे कांग्रेस। सवाल, क्या वाकई कांग्रेस वक्त के भरोसे है? ये तो सबसे बेहतर कांग्रेस ही जानती होगी, लेकिन वक्त के भरोसे रहना बड़ा जोखिम का काम है, चाहे कोई व्यक्ति हो, संगठन हो, पार्टी हो। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो कोई ध्रुव सत्य है, अटल सत्य है, ऐसा भी नहीं है, नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर चुनाव के एक रणनीतिकार हैं और निश्चित तौर पर अपनी इस रणनीति के तहत वो भविष्य में झांकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन भविष्य में झांकने की कोशिश करके अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी कई बार सफल नहीं होते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसमें कुछ सत्यता का अंश या बहुत अधिक सत्यता का अंश जो लोग देखते हैं
वो इसलिए देखते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की शैली रणनीति को देखते हुए भी जो लोग ये मानते हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस बहुत परिवर्तन अपने भीतर नहीं कर रही है। बीजेपी जिस तरह की एक स्ट्रैटेजी को लेकर चल रही है, हम जब वी.डी. शर्मा जी को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई और बंसल न्यूज़ ने उस पर प्रतिक्रिया ली विनय सहस्त्रबुद्धे जी की, जो उस समय मध्य प्रदेश के प्रभारी होते थे, तो उन्होंने कहा कि हमने अब तीसरी पीढ़ी को मध्य प्रदेश में कमान सौंप दी है संगठन की। बीजेपी आप देख रहे होंगे कि अपेक्षाकृत प्रयोगधर्मी स्वभाव के साथ भी आगे बढ़ रही है। उसने अभी गुजरात में अपने तमाम, न सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला बल्कि तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स और इन तमाम लोगों को उन्होंने चेंज कर दिया। बीजेपी कुछ ऐसे युवाओं को भी निरंतर आगे लेकर आ रही है जिनका नाम लोग जानते नहीं, तो वो सवाल पूछते हैं कि ये कौन है। लेकिन शायद बीजेपी ये समझ रही है कि अगर उसे लंबी पारी खेलनी है तो उसके पास तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और पांचवी पीढ़ी, जैसा एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है कि अगर सीईओ साहब नहीं है तो उनका रिप्लेसमेंट कौन है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कंपनी के चेयरमैन और मैनेजमेंट या एमडी के सामने। ये सब ये हो सकते हैं, ये नहीं होंगे। नंबर 2 अगर नहीं है तो कौन देखेगा, तो नंबर 3 ये है। नंबर 3 नहीं है तो नंबर 4 कौन है। लेकिन भारतीय व्यवस्था में शायद ऐसा होता है कि हम बहुत इसी नंबर गेम में उलझने के बजाय हमारी निगाह सिर्फ शिखर पर रहती है, जिस पर जब धूप चमकती है तो ऐसा लगता है कि इस शिखर का कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या कांग्रेस कुछ इस तरह की मनोदशा में है कि नहीं, इसी तरह से चलना है? बातें बहुत हुई हैं, बातें तमाम तरह की हुई हैं, और चुनावी रणनीति में भी जिन परिवर्तनों की ज़रूरत है, कांग्रेस क्या उनके साथ है, कई बड़े सवाल हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, युवा नेता, उनका स्वागत है। और सनवर पटेल साहब हैं, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले संदीप जी, पीके साहब जो कह रहे हैं वो कोई अटल सत्य है, ऐसा नहीं, लेकिन जो बात उन्होंने कही है हो सकता है उसमें उनकी कुछ अपनी बातें भी शामिल हों, कि कांग्रेस से जो इक्वेशन उनके कुछ बन रहे थे वो इक्वेशन बनते बनते बिगड़ गए हों। बहरहाल ये पीके जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन ये जो टिप्पणी उन्होंने की है और जिस तरह से उन्होंने बात की है, अगर उसको हम माने कि उसमें कुछ सत्यता है, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए शरद जी, बड़ी एक कहा जाता है कि जो समय के अनुसार बदलता है वो प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। इसलिए आपको वक्त के हिसाब से बदलना पड़ेगा अपने को। जहां तक हम बीजेपी और कांग्रेस की जब तुलना करने आते हैं तो बीजेपी बहुत आगे का सोच के चलती है। जैसे आपने सहस्त्रबुद्धे जी की बात कही, वो बात सही है कि वो नए लोगों पर दाव लगा देती है। वो संगठन को आने वाले 20 साल की तैयारी लेके चलती है। कांग्रेस जो है वो परंपरागत तरीके से चल रही है। कई बार क्या होता है कि परंपरागत तरीके से चलने का लाभ भी मिलता है, लेकिन नुकसान की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है, हालात बदलते रहते हैं। इसलिए आपको बदलना चाहिए। और कांग्रेस के साथ ऐसा लगता है कि कांग्रेस उसी रवैये पर चल रही है। कहीं ना कहीं आपको सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, आगे की रणनीति बनानी होगी। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप सामने वाले का मुकाबला कर पाते हैं, क्योंकि वक्त तेजी से बदल रहा है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो कई बार वक्त आपको बदल देता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये मसला तो है। फिरोज साहब, करीब करीब ये 2016 के मध्य की बात है, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में करीब करीब 2 साल या 2.25 साल का वक्त था, और बंसल न्यूज़ ने बात की थी तत्कालीन कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। और सिंधिया जी से जब हमने पूछा कि मध्य प्रदेश के लिए अभी तक कोई चेहरा घोषित नहीं किया पार्टी ने, तो उन्होंने कहा ये पार्टी तय करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात कही थी कि अब चेहरे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, पार्टी का सिंबल उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये उनकी पर्सनल राय भी आप मान सकते हैं, लेकिन ये बात आज की राजनीति का सत्य है। चेहरा 2014 के चुनाव में बीजेपी को मिला नरेंद्र मोदी जी का, और बीजेपी की पूरा उसका लेवल ही चेंज हो गया। और बीजेपी ने इस चीज़ को न सिर्फ इतने बेहतर तरीके से समझा कि आज आप देख लें, चाहे सुलोचना रावत जी जोबट से हैं या शिशुपाल जी पृथ्वीपुर से हैं, तो बीजेपी ये मान रही है कि ठीक है हम एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं,
लेकिन जहां चुनाव जीतने की बात होगी और चेहरे की बात होगी, वहां हम सुलोचना रावत और यादव साहब पर ही दांव लगाएंगे, शिशुपाल जी पर। जी देखिए, मैं सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी की बात पे आता हूँ। एक बात उन्होंने बिल्कुल सही की, एज ए सेफोलॉजिस्ट वो बात सही कह रहे थे कि 30+% वोट अगर किसी पार्टी के पास नेशनल लेवल पे है तो वो उन्होंने ये कहा कि वेदर मोदी विल विन और मोदी विल लूज, भारतीय जनता पार्टी एक केंद्र में रहेगी। और ये हकीकत है कि जब भी किसी पार्टी का वोट बहुत ऊपर तक होता है तो उसको धीरे धीरे वो नीचे आता है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी 46-47% पे स्टिक थी 2003 में मध्य प्रदेश में। उसके बाद वो लेवल पे गिरते 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 उसको बहुत धीरे धीरे हम नीचे लेके आ पाए। और अब आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी, अभी जो 2 तारीख को नतीजे आएंगे, ये 40% से ऊपर नहीं जाएंगे और हम 42-43% पे होंगे। तो ये होता है जो वो कह रहे थे। और जहाँ तक स्ट्रक्चरल की बात है, देखिए राहुल गांधी जी एक वो लीडर हैं, उनका कहना ये है कि चुनाव तो आप जीत जाओगे, लेकिन पहले ज़रूरत है कि आप आइडियोलॉजिकली अपनी पार्टी को मजबूत करो, अपने कार्यकर्ता को आइडियोलॉजिकली मजबूत करो, वो ज़रूरी है। और उनका एक दूसरा जो प्रिंसिपल है कि जनता जो है वो केंद्र में होना चाहिए। हमारी जो भारत का जो लोकतंत्र है वो परिपक्व हो गया 70 साल में, लेकिन आज भी जो वोटर है, वोटर को कैसे विकास के नाम पे विकास को देख के वोट किए जाएं, इसको लेके कांग्रेस को आगे चलना है, ये उनका बिल्कुल स्पष्ट है। सेवाग्राम आश्रम जो है वर्धा का, आज ही मैंने वहाँ फ़ोन लगाया तो मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा था 4 दिन का। उन्होंने कहा 1 लाख लोगों की बुकिंग अभी पहले से है और मैं 3 से 6 दिसंबर तक दे पाऊँगा आपको, अगर किसी ने कैंसिल किया तो। ये स्थिति अब कांग्रेस में है कि हम आइडियोलॉजिकली वर्क कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे वर्क कर रहे हैं। आप राहुल गांधी जी को देखिए, वो जब भी बोलेंगे अपने जो कार्यकर्ता है वो अपने कार्यकर्ता की बात को पहले बोलते हैं। आप राहुल गांधी जी का काम करने का तरीका देखिए, वो आए बुंदेलखंड, उन्होंने बुंदेलखंड पैकेज दिया। वो आए मजदूरों के बीच में, उन्होंने मनरेगा दिया। वो किसानों के साथ खड़े हुए। एक बड़ा हम्बल सबमिशन है कि ये बताइए, क्या आपका कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीतना चाहता है? वो आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग ही होना चाहता है क्या? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं सिद्दीकी साहब। हो सकता है आपको 20 साल लगे, 15 साल लगे, 10 साल लगे आइडियोलॉजिकली स्ट्रांग होने में, लेकिन तब तक ये जो हार है, क्योंकि चुनाव एक बेहद खर्चीली प्रणाली है और यही वजह है कि धीरे धीरे आपका आधार, कार्यकर्ता का आधार सिकुड़ भी रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस का कहीं आधार नहीं सिकुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो इनके पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी जी तक और कुशाभाऊ ठाकरे जी तक जो भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली चलती थी, देव दुर्लभ कार्यकर्ता के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी चलती थी, आज क्या स्थिति है उस देव दुर्लभ का। और कांग्रेस की देखिए कि कांग्रेस जो लीडरशिप बेस्ड पार्टी थी, अब वो नीचे मंडलम, सेक्टर और बूथ कमेटियों पे जा रही है। और आपने देखिए कमलनाथ जी ने भी क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ऊपर से नहीं, नीचे से ऊपर जाता है। तो यानी ग्रास रूट से हम ऊपर बढ़ा रहे हैं। जी सनवर पटेल साहब, मसला आपकी पार्टी से जुड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मायने में जुड़ा भी है कि अगर ये बात प्रशांत किशोर साहब ने आज कांग्रेस के लिए कही है तो कल किसी और दल के लिए भी वो कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस बदलती रहती है। क्योंकि 1970 के दशक में या 65 के दशक में कांग्रेस के लिए यही बात थी, जब उसके पास टावरिंग लीडर्स थे, ख़ासतौर से इंदिरा गांधी की। मैं 70 के दशक में 67 के बाद, जिस तरह से 65 के बाद उनका एमर्जेंस होता है और फिर जिस तरह से वो आगे बढ़ती हैं और हर एक बात पे, बल्कि कई लोग तो तुलना भी करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा गांधी। खैर, वो एक अलग बात है। लेकिन आप प्रशांत किशोर की टिप्पणी को सुनकर क्या बहुत प्रसन्न हुए हैं, हो सकते हैं, या आप कुछ बिटवीन द लाइंस भी देखते हैं, कुछ चीज़ें अपने लिए भी देखते और समझते हैं? जी देखिए शरद जी, प्रशांत किशोर जी हैं, उनका जो विश्लेषण है उसको आपने कहा कि अटल सत्य नहीं, पर फिर भी वो एक विश्लेषक है तो कांग्रेस को इस पर विश्लेषण करना चाहिए। अब कांग्रेस कभी विश्लेषण की भूमिका में होती नहीं है, वो तो सिवाय भ्रम की बातें करती है। अभी हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि वो 42% के ऊपर जाएंगे, 2018 में वो 40% क्रॉस नहीं कर पाए, तो उपचुनाव में 42 को क्रॉस कहां से करेंगे? तो ये
विश्लेषण करते नहीं है, मंथन इनको करना नहीं है। और ये बात जरूर है कि प्रशांत किशोर जी जो हैं वो एक बड़े विश्लेषक हैं और उन्होंने आज के पहले भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अनेक बातें कही है। उन्होंने एक समय ये कहा कि मोदी जी बीजेपी में भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या? लोगों को भगवान दिखते हैं, खास करके हिंदी भाषी लोगों पटेल को। साहब, मेरा सवाल नहीं सुना आपने शायद। क्या बीजेपी जी, नहीं का भी सुना। रुख कर सकते हैं प्रशांत किशोर जी? जी अगर राजनीति में रुचि हुई तो क्या बीजेपी की तरफ भी आ सकते हैं वो? नहीं, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूँ जी कि मैं बातें जी। करूं। लेकिन ये मैंने हमेशा कहा है शरद जी कि जहां भी अच्छे लोग हैं और यहाँ तक कि कांग्रेस और लेफ्ट में भी जो भारत माता के लिए काम करना चाहते हो, जो भारत के लिए काम करना चाहते हो और जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ काम करना चाहते हो, उनका सदैव भाजपा ने स्वागत किया है। जैसा आपने अभी कहा और संदीप पुराणिक जी ने कहा कि हमने अगर हमारे विचार के साथ सुलोचना रावत जी आती है, हमारी कार्यकर्ता बनती है, तो कार्यकर्ता बनने के बाद हमको टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है, वो हमारी नेता है। तो इस तरह से जो अच्छे लोग हैं सदैव भाजपा ने उनका स्वागत किया है। जी संदीप जी, कुछ बातें जो इस चर्चा में अब तक उभरी हैं, उन बातों में ये बात सही है कि राहुल गांधी एक आइडियोलॉजिकल बेस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो कितना व्यवहारिक है, कितना व्यवहारिक नहीं है, ये नतीजे बताते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पीके प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि वो शायद इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस ये मानकर बैठी है कि कुछ ऐसी गलतियां होंगी या हो रही हैं जिनसे बीजेपी की ये जो विजय यात्रा चल रही है ये रुकेगी। मतलब वो अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा बीजेपी की उन तथाकथित गलतियों की तरफ देख रही है। ऐसा मुझे लगता है कि पीके इशारा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये विजय रथ रुकेगा और कांग्रेस को मौका मिलेगा। क्या आप इसमें कुछ आधार देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी का अपना आकलन है, लेकिन बात ये भी ठीक लगती है कि कांग्रेस को जिस तरह से देश में, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टी है जिसका जनाधार पूरे देश में है, वो अपने को नहीं बदल रही है, उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ रही है। कांग्रेस के पास नेताओं की कमी कभी नहीं रही। प्रशांत किशोर ने जिस तरफ इशारा किया है वो इशारा उनका ऐसी तरफ है कि आप अपने को मजबूत करिए। आप बीजेपी की खामियों के बल पर आप सत्ता में आएंगे ये मत सोचिए। आप ये जरूर करिए कि अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने को मजबूत करिए। आइडियोलॉजिकल जो आपने बात कही है, आप ये मान के चलिए कि विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने में वक्त लगता है शरद जी, क्योंकि आज़ादी की हम लड़ाई देखते हैं तो बहुत आसानी से नहीं लड़ी गई। कोई भी चीज़ होती है उसमें बहुत वक्त लगता है। राजनीति में वो वक्त देने का समय नहीं है। आपको दोनों तरफ काम करना पड़ेगा। एक तरफ कार्यकर्ता को मजबूत करना पड़ेगा, चुनाव जीतने की रणनीति बनानी होगी, और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, जैसा बीजेपी करती आई है। पहले उन्होंने आइडियोलॉजिकल अपने को मजबूत किया, उसके बाद वो सत्ता की तरफ बढ़े और आज सत्ता पाने के लिए वे सारे दांव पैंच आजमा रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी साहब, ये बड़ा अहम सवाल है कि फ्रीडम मूवमेंट में ऐसे कई नेता थे। महात्मा गांधी जी की अगर हम उदाहरण के लिए बात करें, खैर वो महात्मा शब्द ही उनके साथ जुड़ा है, जाहिर है वो सत्ता के ज़रिए नहीं बदलना चाहते थे। उनकी जो दृष्टि सोच थी, इसीलिए उन्होंने सत्ता के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जो भी पसंद रहे हों उनके साथ वो नज़र आए। कांग्रेस में ऐसे नेताओं की संख्या कभी बहुत रही है जिन्होंने हमेशा संगठन का रास्ता पकड़ा। चाहे मध्य प्रदेश में हम महेश जोशी जी की बात करें, या फिर वीरेंद्र तिवारी जी की बात करें, या फिर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर आपके राजनेता अहमद पटेल साहब की, जिनके पास कई मौके आए और उनसे कहा गया यूपीए 1-2 में कि साहब बढ़िया पोर्टफोलियो लीजिए और संभालिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, आई एम कंफर्टेबल विद ऑर्गेनाइजेशन और यही मेरा सपना है, यही मेरा ड्रीम है। बीजेपी में शायद ऐसे नेताओं की संख्या कांग्रेस की तुलना में बहुत अधिक है जो या तो स्वरुचि से संगठन में काम करना पसंद करते हैं, या फिर संगठन की तरफ से उनको स्पष्ट निर्देशित है कि आपकी भूमिका हम यहाँ देखते हैं, या फिर उनको सत्ता से संगठन में भी बुला लिया जाता है। क्या ये चुनौती आपके साथ नहीं है अभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में आई, कांग्रेस जो थी वो बहुत लंबे समय सत्ता में रही। ये सही है, इस बात को मैं बहुत साफगोई से स्वीकारता हूँ कि पिछले 1-2 दशक में संगठन को जिस तरीके से चलाना था वो नहीं चला पाई कांग्रेस, और उसका नतीजा भी, खामियाजा भी हमने भुगता है।
लेकिन अभी जो स्थिति है कि जब भी कोई पार्टी ट्रांजिशन फेज में होती, यानी एक पीढ़ी का बदलाव होता है उसमें, अब हमारा जैसे अटल अडवाणी युग का बदलाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी 10 साल पीछे गई, उसके बाद वो वापस ऊपर आई। ऐसे ही जो हमारे यहाँ पुरानी पीढ़ी थी अब वो पीछे जा रही है, धीरे धीरे नई पीढ़ी आगे आ रही है। राहुल गांधी जी के रूप में एक नया युवा नेता सामने आए तो अब उसको एक समय लगेगा, लेकिन 2024 तक कांग्रेस जो है अपनी रणनीतियों को बना के कामयाब हो जाएगी। आप देखिए गुजरात का हमने चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, इन सब जगह पे जो हमने रणनीतियाँ ले लेके सामने भारतीय जनता पार्टी के आए वो रिमार्केबल थी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत तकलीफ भी आई इसमें। 2013 में जो वोट परसेंटेज था उनका, ये हमसे ठीक है 40+ वोट था, लेकिन 47% से घट के 40 पॉइंट समथिंग पे आए, यानी 6.5% वोट अगर आपको हमने पीछे किया है तो कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी ही बनाई होगी और ये राहुल गांधी जी की ही स्ट्रेटेजी थी जिसको लेकर हमने ज़मीन पे उतारा। और अभी आप देखिएगा जो प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, राहुल गांधी जी एक लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी जी से नेक टू नेक आमने सामने टकराते हैं। ये टकराते मतलब विपक्ष की तरह जो आमने सामने उनसे सवाल करते हैं, और राहुल गांधी जी ही इमर्ज करेंगे 2024 में एज ए लीडर। सनवर साहब जी बोलिए, आप अपनी बात कहिए। जी शरद जी, मैं अभिनंदन करता हूं कि हमारे विद्वान मित्र ने कम से कम इस बात को स्वीकार किया कि संगठन को जो चलाना था वो पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने नहीं चलाया। अच्छी बात है पटेल साहब, ये मानना ही चाहिए, हर संगठन को ये मानना चाहिए। जी जी शरद जी, मैं स्वागत कर रहा हूँ जी, लेकिन इनका शीर्ष नेतृत्व भी इस बात को स्वीकार है, वो वहीं घूम रहा है। वो सोनिया जी से राहुल जी से प्रियंका जी और फिर सोनिया जी, तो ये सारे युवा नेता इस कारण से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के 40 विधायक दिल्ली में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनसे कोई संवाद नहीं होता है, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है। पंजाब में क्या हुआ है हमारे सामने, तो ये आपने स्वीकारा फिरोज भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन ये अपने शीर्ष नेतृत्व को भी बताइए। इसका कोई और अर्थ तो नहीं है पटेल साहब, 40 विधायकों पे निगाह है बीजेपी की। जी शरद जी, मैं तो इसके पहले वाले अपने बयान में बोल चुका हूं जी कि जो अच्छे लोग हैं वो कांग्रेस में भी हैं और लेफ्ट में भी हैं, जो भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं उनका स्वागत है। पर ये अपने पॉलिटिक्स को संभाले। जी जी जी, एक शेर नजर कर रहा हूं अभी, इसको मैंने किसी मंच पर 2 दिन पहले पढ़ा है, माफ कीजिएगा थोड़ा रद्दोबदल करते हुए, कि हर कांग्रेसी दिल में समा जाता है, न जाने कितने कांग्रेसियों का प्यासा है समंदर मेरा। अब ये इसको विपक्षी विधायकों से भी जोड़ लीजिए आप। सदीप जी राष्ट्रवादी लोग, हाँ राष्ट्रवादी सोच है सब, राष्ट्रवादी सोच है। मुझे ये बताइए कि जिस तरह की ये वर्तमान पूरी परिस्थितियां हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि कहीं कुछ गलती है, कहीं कुछ त्रुटि है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको आधुनिक तौर तरीके भी अपनाने पड़ेंगे। कांग्रेस में जिस तरह से कभी G23 का एक मसला सामने आ जाता है, हालांकि हम करते बीजेपी से तुलना है इसलिए हमें बड़ा विचित्र लगता है ये। अगर आप कांग्रेस को देखेंगे तो त्रिपुरी कांग्रेस से लेकर आज तक ये कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा है कि वहाँ खुलकर भिड़ंत होती है, वहाँ आराम से राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनौती दी जाती है, अध्यक्ष उन पर वार करते हैं, ये सब चलता है। लेकिन बीजेपी का इमरजेंस इतना स्ट्रांग हो गया है कि आज हम राजनीति का सारा सब कुछ गणित समीकरण बीजेपी के नजरिए से क्या देखते हैं, इसलिए हमें ये सारी चीजें बड़ी विचित्र लगती हैं। बिल्कुल सर जी, जो भी सत्ता में होता है या ताकतवर होता है या सफलता पाता है वो हमारे सामने होता है, उस तुलना उसी से होगी क्योंकि उसने सफलता पाई है। दूसरी तरफ आपने कांग्रेस की बात की, बात सही है कि कांग्रेस में हमेशा से ही गुट रहे हैं, लड़ाई झगड़े चले हैं, अध्यक्ष को चुनौती दी गई है, लेकिन वर्तमान हालात में कांग्रेस को एकजुट होने की जरूरत है। पीके ने जो बात कही है वो सही कही है कि कांग्रेस को ताकतवर होना होगा, लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अगर इसी तरह से आप बिखरे रहेंगे तो लड़ाई जीतने में आप सक्षम नहीं हो सकते। और बीजेपी जहां है वहां एक अनुशासन है, वहां तौर तरीका, जैसे आपने कहा ना संगठन में लोग और सत्ता में लोग तय कर दिए जाते हैं। कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाया है। बीते सालों में कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की है अपने को, लेकिन उस हालत में नहीं आ पाई जहां पे बीजेपी से वो मुकाबला कर सके। इसलिए आने वाला समय पीके की बात से सीख लेनी चाहिए कांग्रेस को और मजबूत बनने की कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है, और इस मामले में कृष्ण नीति एक बहुत अच्छा उदाहरण है और बीजेपी ने शायद उसको फॉलो किया है
क्योंकि बीजेपी ने ये समझा है कि युद्ध नीति और रणनीति यहाँ कुछ भी वर्जित नहीं माना जाता है। और अगर आपको एक लंबी पारी खेलनी है और जब परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि कई राज्यों में रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेंस, खासतौर से दक्षिण में और खुद उत्तर प्रदेश में, जिसके चक्रव्यूह को बीजेपी ने तोड़ा भी है, तो ये बीजेपी ने जिन चीज़ों को समझा है, कांग्रेस ने उसको शायद अपनी पारंपरिक सोच के दायरे में लाकर ही छोड़ दिया है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, उसका जनाधार है। और बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में कांग्रेस के कार्यालय हैं, पूरे देश में कांग्रेस का नेटवर्क है, पूरे देश में कांग्रेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर लंबे समय से ऐसी स्थिति का भी शिकार रहा है जहां ऊर्जावान लीडर्स की कमी है, फंडिंग और तमाम तरह के संसाधनों की चुनौती है, क्योंकि हिंदी की सीटें आती हैं और उसी प्रोपोर्शनेट में आप देख सकते हैं कि कुछ गुना आगे बढ़कर विधानसभा की सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस का आधार सिमटा है। तो कांग्रेस को रिव्यू की जरूरत तो प्रतीत होती है, लेकिन ये कांग्रेस को ही तय करना है कि वो कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया संदीप जी, शुक्रिया सिद्दीकी साहब और शुक्रिया पटेल साहब आपका। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, विपक्ष के निशाने पर धान। नमस्कार।